हेलो साथियों, कैसे हो? सब ठीक होंगे, यही आशा करते हैं। आज हम एक और क्लास लेकर के आ गए हैं आपके सामने। इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्लास है, आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि एनालिसिस करनी होगी। फिर भी हम एनालिसिस कम करेंगे, जल्दी जल्दी आपकी क्लास कर दी जाए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर बीएसटीसी या रीट के एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिए, और भी अदर एग्ज़ाम राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जल्दी देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि नागभट्ट प्रथम को नारायण व मलेश्वर का नाशक कौन सी परिस्थिति में कहा गया? पिछली कक्षा आपने देखी होगी, तो वहाँ मैंने बता रखा है कि नागभट्ट प्रथम जो है प्रत्यार गुर्जर प्रत्यार वंश का एक महानतम शासक हुआ, जिसने भिंदमाल को जीता, भिंदमाल को राजधानी बनाई, और उज्जैन को जीता, उज्जैन को राजधानी पे। इसके दरबार को नागावलोक कहा जाता था। इसी प्रकार इसकी सभी उपलब्धियों का जो वर्णन है हमें ग्वालियर परिस्थिति से मिलता है। जी, ग्वालियर परिस्थिति, क्योंकि मध्य प्रदेश तक इनका शासन हुआ था, मालवा तक उनका शासन था, तो ग्वालियर परिस्थिति जो है वे मीर भोज ने खुदवाई थी। इन्हीं प्रत्यारों का एक शासक हुआ मीर भोज, वो भी एक महान शासक था। तो उस मीर भोज ने ग्वालियर परिस्थिति खुदाई, उसमें नागभट्ट के बारे में ये जानकारी मिलती है कि मलेशों का नाशक किसे कहा जाता है, तो नागभट्ट। मीर भोज कभी मत कर देना, वहाँ पर मीर भोज भी ऑप्शन में होगा, ठीक है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं, तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता हम साथियों किनको मानते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को। किनको? मोहनलाल सुखाड़िया। क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया को जो है राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो गौरव प्राप्त है, यानी राजस्थान में सबसे अधिक समय तक यदि कोई मुख्यमंत्री रहे या अधिक बार निर्वाचित हुए, तो वो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? देखो, अहिछत्रपुर जो स्थान है साथियों, ये नागौर में पड़ता है, और ये स्थान का महत्व ये है कि स्वानों का जो प्रारंभिक राजधानी रही, प्रारंभ में जब स्वानों की शाखा स्थापित हुई, उस समय ये प्रारंभ उनका राजधानी के रूप में ये क्षेत्र जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिएगा क्या जाता है आपने, कहीं ना कहीं तो काम ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया है? आपको पता है कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजस्थान के लिए जो नाम दिया था वो राजपूताना नाम दिया था। उसके बाद और यूरोपीय इतिहासकार आ गए भाई, जॉर्ज थॉमस के बाद में यूरोप से और एक इतिहासकार आ गया, उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने राजस्थान को जो है रायथा नाम दिया, जबकि इससे पहले 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना नाम दे दिया था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान के कितने ठिकाने और रियासतें थी? जब राजस्थान जो है स्वतंत्र होने से पहले, जो भारत स्वतंत्र होना था उससे पहले, यह स्वतंत्रता होने के समय जो रहे, राजस्थान के अंदर 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने आपको ध्यान रखना, निबराना ठिकाना था, एक कुशलगढ़ था, एक लावा ठिकाना था। जल्दी कर लेते हैं ना। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल क्या होता है? यानी मध्यकाल में आर्थिक सामाजिक जीवन होता था, उसमें एक पंचकूल शब्द काम में लिया जाता। पंचकूल का जो मतलब होता था वो तो होता था ग्रामीण परिषद, ग्रामीण परिषद होती थी, उसको कहते थे पंचकूल। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वहितकारिणी सभा द्वारा राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो सर्वहितकारिणी सभा ने राजस्थान का जो भागीरथ है वो महाराजा गंगा सिंह को कहा था। गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे। आधुनिक राजस्थान के निर्माण, यानी आधुनिक राजस्थान में गंग नहर का निर्माण करना इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि। तो हाँ साथियों, देखो गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे, जिन्होंने गंग नहर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान को जल से यदि किसी ने परिचित कराया तो वो गंगा सिंह थे। गंगा सिंह आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका भी, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर आई है तो उसी के पग चिन्हों पर आई है, गंग नहर के पग चिन्हों पर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिएगा, राजपूताना की क्या रियासत के सिक्कों पर एक और सामग्री विक्टोरिया का सेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एक्सपीरियंस लिखा होता है, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा हुआ था। ये भी बीकानेर की उपलब्धि है कि बीकानेर के सिक्कों पर आपको विक्टोरिया जैसा सेहरा देखने को मिलेगा। चित्तौड़ की दूसरे शाखा के समय वहाँ का शासक कौन था साथियों? चित्तौड़ का जब दूसरा शाखा हुआ तो उस समय वहाँ का शासक जो है विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य वहाँ का शासक था। विक्रमादित्य राणा सांगा, ठीक है, राणा सागा, ठीक है, अच्छा, राणा सांगा के पुत्र थे विक्रमादित्य, और उदय सिंह भी राणा सांगा के ही पुत्र थे, उदय सिंह। आपको पता है कि विक्रमादित्य और राणा सांगा की पत्नी थी, जिनका नाम था क्रमवती या क्रमावती। उनके समय यहाँ पर जो है मांडू के सुल्तान ने यहाँ पर जो है आक्रमण किया और दूसरा सांका हुआ था। दूसरे सांके के समय जिस रानी ने जौहर किया था, जौहर का नेतृत्व किया था, उनका नाम क्रमवती था। इन्होंने ही जौहर किया था। इनके पुत्र का नाम था उनका विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य था, और उनका नेतृत्व जो है
जो साका किया था, केसरिया किया था, वो थे बाघ सिंह ने किया था। ठीक है, इसमें दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? तो दूसरे साका, देखो चित्तौड़ का दूसरा साका कब होता है? दूसरा साका होता है अपना स्वदेशों 1537 और 47 के अंदर ये साका होता है। तो इसका नेतृत्व जो है बाघ सिंह ने किया था, ध्यान रखिएगा, बाघ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? देखो तीसरा साका हुआ उस समय उदयपुर के शासक महाराणा उदय सिंह था और महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह राजगद्दी पर विराजमान थे और प्रताप भी उस समय थे। और वो ये साका जो है 1568 में ये साका हुआ, चित्तौड़ का तीसरा साका। और इसमें अकबर ने जो है चित्तौड़ को जीत लिया था जी। ठीक है, और अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ कहाँ स्थापित की? तो ये आगरा के किले में स्थापित की। साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अकबर ने जयमल और फत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं वो आगरा के किले में बनवाई थी। क्यों बनवाई थी? वो इतना प्रभावित हुआ था इन वीर योद्धाओं के कि जब चित्तौड़ पर तीसरा साका हो रहा था ना, जब तीसरा साका हुआ 1568 में, तब उदय सिंह के, ठीक है, महन सेनापति जिनका नाम जयमल और फत्ता और वीर कल्ला जैसे जो हैं केसरिया किया था, उन्होंने रणभूमि में काफ़ी जो है वीरता के साथ में जो है युद्ध करा और इससे अकबर इतना प्रभावित हुआ कि ऐसे वीर योद्धा राजस्थान की भूमि पर ही जन्म ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चित्तौड़ के तीसरे सांके में जौहर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था, जौहर हुआ तो फत्ता, ठीक है, सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया की रानी थी, उनका नाम था फूल कुंवर। इन्होंने जौहर का नेतृत्व किया था तीसरे सांके में। 1303 में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार उनके साथ था? आपको बता दिया गया है कि कई बार कि अलाउद्दीन जहाँ जहाँ घूमता था उसके साथ में एक इतिहासकार घूमता था, उसका नाम था अमीर खुसरो। और अकबर के साथ में घूमता था, उसका नाम था अबुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो 32 खंभों की छतरी का निर्माण जो है, ठीक है, हमीर देव चौहान ने करवाई। क्योंकि 32 खंभों की छतरी राजस्थान में दो जगह, एक तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है और एक अपने बनी हुई है रणथंभौर में। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं और एक जो 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है, ये जगन्नाथ कस्बा की बनी हुई है, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों, रानी करमवती ने लाल पत्थर की अधूरी छतरी कहाँ बनवाई थी? तो इन्होंने ये रणथंभौर में बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले ने? राजस्थान का यदि कोई किला है जिसने विदेशी आक्रमण सबसे अधिक सहन किए हैं तो वो भटनेर का किला है। भटनेर का किला कहाँ है जी? हनुमानगढ़ में। और भटनेर का किला भाटियों का किला है, ये उत्तरी राजस्थान में। और राजस्थान, उत्तर राजस्थान का पहरवी भी इसको कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में अधिकांश आक्रमण कहाँ से होते थे? ऊपर से होते थे, उत्तर से ही होते थे, मुस्लिम राज्यों से। तो वहाँ से जब आक्रमण होते थे, सबसे पहले आक्रमण का जो है जो प्रभाव है जो सहन कौन कर रहा था? भटनेर का दुर्ग सर्वाधिक। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ है? देखो, अग्निकुंड का सिद्धांत पृथ्वीराज सिंह तृतीय के जो है एक दरबारी था जिनका नाम था चंद्रबरदाई ने ही ये जो है अग्निकुंड सिद्धांत दिया, जिसमें कहते हैं कि आबू पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्नि यज्ञ में 4 राजपूतों की उत्पत्ति की, जिसमें परतियार, परमार, ठीक है, परमार, परतियार, चालुक्य और चौहान, जिसमें राठौड़ों का नाम नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के स्वान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वो कौन सा है? तो यदि स्वान वंश के बारे में यदि कोई अभिलेख है तो पहले प्रियोरिटी आप यानी सबसे पहले यदि स्वानों के संबंधित जानकारी का कोई अभिलेख पूछा जाए तो आपको बिजोलिया शिलालेख ही करना है, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख में स्वानों के बारे में एक विस्तृत जानकारी देखी जाती है ना। तो इस प्रकार आज के लिए साथियों ये 20 प्रश्न हो चुके हैं। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भी ऐसे ही प्रश्न लेकर के आएंगे। सब अच्छे होंगे यही आशा करते हैं और सब सफलतापूर्वक तरीके से पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।